आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी खेलते हैं ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL और टीम 11 जैसे फैंटेसी ऐप्स? तो ये वीडियो आपके लिए है। अब जिन्हें नहीं पता कि ये गेम्स एक्चुअली में खेला कैसे जाता है, तो उन्हें समझने के लिए बता दूं कि ये एक तरह का ऑनलाइन गेम है जहां यूजर्स वर्चुअल टीम बनाते हैं रियल लाइफ प्लेयर्स पे। हर एक प्लेयर को एक फिक्स क्रेडिट असाइन किया जाता है और उसके हिसाब से यूजर्स टीम बनाते हैं दोनों टीम से प्लेयर्स लेकर, और कैश कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं जो कि कुछ पैसों जैसे 50 रुपये से लेकर 10-20 हज़ार तक हो सकता है। मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर यूजर्स को पॉइंट मिलते हैं और उस हिसाब से यूजर्स को पैसे मिलते हैं। ड्रीम 11 अपना प्रॉफिट एंट्री फी से लेता है। फॉर एग्जांपल 49 रुपीज़ का कॉन्टेस्ट है और उसमें 1 लाख टीम है, तो टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ 49 इंटू 1 लाख 49 लाख। उसमें से 70% मनी ड्रीम 11 यूजर्स में बांट देता है और 25 to 30% होता है कंपनी का प्रॉफिट। जब 33 साल के इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के जवान रवि को पता चला उनके दोस्तों से ड्रीम 11 के बारे में, तो इसे उन्होंने एक अवसर के रूप में देखा कुछ चंद पैसे कमाने के लिए। रवि के लिए 50 रुपया लगा के 1 करोड़ तक जीतने का सपना ये काफी था उन्हें ड्रीम 11 में लाने के लिए। शुरू में तो उसने डेली कुछ 100 रुपये से शुरू किया, लेकिन कुछ महीनों में ही फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों में कम नॉलेज होने के बावजूद वो टीम बनाने लगा। जब वो हारता था तो उसे रिकवर करने के लिए और पैसे लगाने लगा। हालत ऐसी हो गई कि वो एक दिन में लाख 1.5 लाख रुपया लगाने लगा। कुछ दिनों में उसकी बैंक की सेविंग्स और क्रेडिट कार्ड लिमिट सब खत्म हो गई। 35 लाख के कर्ज में डूबने के बाद और घर में बताने के डर से वह एक सुसाइड नोट लिखकर बगल के रेलवे स्टेशन पे सुसाइड करने चला गया। लेकिन उनके दोस्तों को सुसाइड नोट मिलते ही उन्हें वक्त पे बचा लिया गया। रवि उन लाखों इंडियन में से है जो इन एप्स की चपेट में आने लग रहे हैं, और इसमें फ्यूल का काम करता है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन, चीप डेटा और कंपनी द्वारा दिखाए गए लुभाने वाला एड्स, जिनमें ये वादा करते हैं कि ड्रीम बिग, ड्रीम 11, अब हर प्राइज लगेगा छोटा क्योंकि माई 11 सर्कल दे रहा है इंडिया का सबसे बड़ा प्राइज, राशिद को हराओ 25 लाख लेकर जाओ। इसी सब को देखते हुए द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नोटिस जारी करती है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स दिखाने वाले विज्ञापनों में अब सूचना जोड़ना होगा कि इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया इसे अपनी जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें। और इसे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट करके भी बताते हैं और आग्रह करते हैं कि इसे इनकम के अवसर या रोजगार के विकल्प में ना दिखाया जाए। इसके बावजूद साल 2022 IPL शुरू होने के ठीक 1 सप्ताह बाद द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया बताते हैं कि IPL शुरू होने के ठीक 1 सप्ताह बाद 300 एड्स ऐसे चलाया गया है जो द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के एडवाइजरी का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं। ये एड्स या तो सूचना देने में असफल रही या ऐसा मिसलीडिंग कंटेंट डाला जो कि इस खेल में जुड़े जोखिमों को प्रदर्शित नहीं करते। 3 मार्च 2022 एक इंडियन आर्मी ऑफिसर कोई चंद्रशेखर स्ट्रेस और डिप्रेशन में आकर ड्रीम 11 को ट्वीट करते हैं कि आई नीड इमरजेंसी हेल्प प्लीज, मुझे आपातकालीन मदद चाहिए। वो ट्वीट करते हैं कि मैं एक सोल्जर हूँ और मैंने ड्रीम 11 में 20 लाख रुपया गवा दिया है। अब मेरी जिंदगी जीने और मरने की सिचुएशन में आ गई है, प्लीज सेव माय लाइफ। दिल्ली एम्स के डॉक्टर बताते हैं कि बढ़ते फैंटेसी एप्स की वजह से गेमिंग एंड गैम्बलिंग का लत बढ़ता ही चला जा रहा। डॉक्टर लक्ष्मी विजय कुमार, हेड ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर, कहती हैं कि पहले 40-50 कॉल्स आते थे एक दिन में, लेकिन ये कॉल्स अब बढ़ते ही जा रहे हैं गेमिंग से रिलेटेड। ये फैंटेसी एप्स हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम जीतते हैं अलग खुशी होता है और रिवॉर्ड मिलता है, फिर हम और खेलते हैं और अल्टीमेटली हारते हैं। जब हारते हैं तो हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ये और ट्रिगर करता है कि इस बार पैसा रिकवर करना है, इस बार जीत ही जाएंगे। एक यूट्यूबर जो कि फैंटेसी क्रिकेट टिप्स देते हैं बताते हैं कि बीते कुछ महीनों में बहुत सारे लोगों ने इस गेम से जुड़ी लत और फिनेंशियल लॉस के बारे में बताया है। अब आप कहेंगे इतना खतरनाक है तो गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेता? तो 5 अक्टूबर 2021 कर्नाटका गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट पास करती है ये सब गेम्स और फैंटेसी एप्स को बैन करने के लिए पूरे कर्नाटका में। इसके बावजूद ड्रीम 11 अपना ऑपरेशंस बंद नहीं करते कर्नाटका में। कर्नाटका गवर्नमेंट ड्रीम 11 और उसके फाउंडर्स के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है। ड्रीम 11 के फाउंडर्स कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से अपील करते हैं कि उन्हें डर है कि उन्हें कभी भी अरेस्ट कर लिया जा सकता है। 28 अक्टूबर 2021 को न्यायाधीश महोदय कर्नाटका गवर्नमेंट को ड्रीम 11 फाउंडर्स के खिलाफ कोई कठोर कदम ना उठाने का निर्देश देती है। 14 फरवरी 2022 कर्नाटका हाई कोर्ट ये अमेंडमेंट को जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने पास किया था इसको खारिज कर देती है, ये कह के कि ये अमेंडमेंट असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखना होगा कि कर्नाटका गवर्नमेंट हाई कोर्ट को चैलेंज करती है या नहीं। सिमिलरली 21 नवंबर 2020 को तमिलनाडु गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लाती है
ये ऑनलाइन गेम्स को बैन करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट इसे भी खारिज कर देता है, ये कह के कि ये एक इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ चॉइस के अगेंस्ट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट दिसंबर 2021 में हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां उनका केस अभी भी चल रहा है। इसके बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन कहते हैं कि वो जल्द ही ये ऑनलाइन गेम्स और फैंटेसी ऐप्स को बैन करने के लिए संवैधानिक रूप से कानून लाएंगे। नवंबर 2020 स्टेट्स में फैंटेसी ऐप्स रिलेटेड बढ़ते सुसाइड को देखकर मद्रास हाईकोर्ट नाराजगी व्यक्त करते हैं कि सौरव गांगुली, विराट कोहली और तमन्ना भाटिया जैसे सेलिब्रिटी अपने छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट करने के लिए। जस्टिस किरुबकरन टिप्पणी करते हैं कि जब सेलिब्रिटी ये सब गेम्स को प्रमोट करते हैं तो आम आदमी इसका शिकार होता है। जब कोई क्रिकेटर या फिल्म स्टार एड्स में आते हैं तो आम आदमी उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और हम सब जानते हैं कि विराट कोहली और सौरव गांगुली जैसे सेलिब्रिटी की देश भर में कितने फैंस हैं। जवाब में सौरव गांगुली के वकील कहते हैं कि वो एक डिटेल्ड रिप्लाई देंगे कि कैसे ये गेम्स गैम्बलिंग नहीं है। अब जिनको नहीं पता उन्हें बताता हूँ कि दो तरह के गेम्स होते हैं, एक गेम ऑफ चांस और एक गेम ऑफ स्किल्स। गेम ऑफ चांस वो गेम होता है जो लक पे डिपेंड करता है, और गेम ऑफ स्किल्स जिनमें आप अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं और लक पे डिपेंड नहीं करता। गेम ऑफ चांस गैम्बलिंग के कैटेगरी में आता है और ये इलीगल है इंडिया में। लेकिन फैंटेसी गेमिंग जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल की बात करें तो कोई क्लियर लॉ या कोई कानून नहीं है, और इसी लूपहोल्स का फायदा उठाकर वो केस अपने पक्ष में कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारा गेम जो है इस पे लक कोई मायने नहीं रखता, ये गेम एक गेम ऑफ स्किल्स है। प्ले स्टोर ने भी ये ऐप सबको बैन करके रखा हुआ है क्योंकि उनका मानना है कि ये गेम्स महज एक जुआ है और ये उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ जाता है। अभी पिछले साल ही पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर ने अपने ऐप स्टोर से हटा दिया था क्योंकि ये ऑनलाइन गेम्स प्रमोट कर रहे थे। ऑनलाइन गेमिंग को स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है और स्टेट्स बैन करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लूपहोल्स का फायदा उठाकर ये गेमिंग कंपनी केस जीत जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ठोस कानून लेकर आए इन जानलेवा ऐप्स के खिलाफ। साथ ही साथ ये समझना जरूरी है कि सरकार के साथ साथ पब्लिक को भी समझना होगा कि ये फैंटेसी ऐप्स कितना जानलेवा और खतरनाक है। टाइम वेस्ट, फिनेंशियल लॉस, फ्यूचर का नुकसान, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे कई साइड इफेक्ट्स हैं। आप कुछ 100 रुपये के लिए पड़े रहते हो इस पे, यही टाइम अगर आप खुद पे फोकस करो, खुद पे लगाओगे, कुछ नए स्किल सीखोगे, अपने कैरियर पे फोकस करोगे, अपने गोल्स पे फोकस करोगे, तो आप फ्यूचर में करोड़ों कमा सकते हैं। आप कुछ 100 रुपये के लिए आप अपना करोड़ों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। धन्यवाद।